ये जादुई कहानी हमारी हीरोइन पियाओ से शुरू होती है। उसका हमेशा से सपना था कि वो यिनयांग यूनिवर्सिटी में पढ़े। ये यूनिवर्सिटी चीन की बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत अलग थी। ये जादुई थी और सिर्फ बहुत होशियार बच्चों को ही यहाँ पढ़ने के लिए चुना जाता था। उस दिन उसकी एडमिशन की परीक्षा थी। उसके दादाजी ने देखा कि वो अभी भी सो रही है, तो उन्होंने उसे बड़े नाटकीय तरीके से जगाने का सोचा। उन्होंने उसे परीक्षा के बारे में याद दिलाया। पियाओ गहरी नींद में थी, लेकिन वो ऐसे उठी जैसे उसे याद आया हो कि उसने गैस चूल्हा चालू छोड़ दिया है। बिना देर किए वो जल्दी से तैयार हुई और बाहर निकली। बाहर उसने देखा कि उसके दादाजी अपनी रोज की कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पियाओ को मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ना था, इसलिए वो भी उनके साथ जुड़ गई और मजाक में उन्हें अपनी एक चाल रोकने के लिए कहा। लेकिन उसे मजा देने के बजाय दादाजी ने उसे अपनी पेंटिंग ले जाने के लिए याद दिलाया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो उसे पूरी तरह से भूल गई थी। वो जल्दी में अंदर भागी और गलती से अपनी पेंटिंग के बजाय अपने दादाजी की एक पेंटिंग उठा ली। शहर जाते समय पियाओ ने एक लंबा पुल पार किया, लेकिन जल्द ही वो पूरी तरह से खो गई। उसी समय उसने एक लड़के को देखा जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो लड़का न केवल यिनयांग विश्वविद्यालय में बहुत प्रतिभाशाली और मशहूर था, बल्कि स्कूल परिषद का अध्यक्ष भी था। जब पियाओ ने उसे देखा तो उसने तुरंत उससे रास्ता पूछा। वेई ने अपनी पहचान के अनुसार बिना उसकी ओर देखे ही उसे दिशाएं बता दी। हालांकि पियाओ को उसका ठंडा रवैया बुरा लगने के बजाय मजेदार लगा और उसने खुशी खुशी उसे धन्यवाद दिया और एक अच्छा व्यक्ति कहा। बाद में प्रवेश परीक्षा से घर लौटते समय वो उसके बारे में सोच रही थी और उसका नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो ये सोच रही थी, एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर उड़कर आया, जिस पर उसका नाम वेई लिखा हुआ था। साथ ही यिनयांग विश्वविद्यालय की आधिकारिक मुहर भी लगी हुई थी। ये सोचकर कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है, उसने उसे रख लिया। उसी समय यिनयांग विश्वविद्यालय में विभिन्न मार्शल आर्ट गुटों के नेता एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रिंसिपल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाया था कि वेई स्कूल वापस आ गया है। यह खबर सुनकर बॉक्सिंग समूह के नेता टेन को झटका लगा, जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वेई वापस आ गया है। उसने कहा कि वेई कभी कोई लड़ाई नहीं हारा था और हमेशा प्रतियोगिताओं में जीता था, जिससे उनका समूह कभी भी शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाया था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि वेई वापस आए, क्योंकि इस तरह उसकी टीम अब पहले स्थान पर नहीं रहेगी। इस फैसले को आसानी से स्वीकार न कर पाने के कारण उसने विरोध किया और सभी को याद दिलाया कि वेई एक साल के लिए गायब हो गया था और उसकी जगह बी को लेनी पड़ी। एक नेता के तौर पर वो अचानक कैसे आकर नेता बन सकता है? हालांकि वेई की टीम के सदस्य बी को ऐसे झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने आराम से कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और वेई के वापस अपनी जगह लेने से वो खुश है। प्रिंसिपल समझौते से खुश थे और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और चले गए। टेन अभी भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, ने स्पष्ट किया कि उसकी चिंताएं डर से नहीं बल्कि न्याय से प्रेरित थीं। हालांकि बे ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि ताइची उसके और वेई दोनों के खून में है और वे शक्ति के लिए इसके सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। ये महसूस करते हुए कि आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, टेन आखिरकार चुप हो गया। इन सब के बीच वेई एक शांत जगह पर बैठकर खुद से शतरंज खेलने में मग्न था। बी उसके पास आया और एक साल बाद उसे देखकर कितनी खुशी हुई ये बताया। उसने माना कि उसे शुरू में प्रिंसिपल के इस दावे पर संदेह था कि वेई वापस आ गया है। वेई ने पुष्टि की कि वो वास्तव में वापस आ गया था, लेकिन उसने बताया कि उसने मार्शल आर्ट छोड़ दिया है और वो केवल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वहाँ है। बे चौंक गया और उसने उससे ताइची समूह में वापस आने का आग्रह किया, ये कहते हुए कि उन्हें उसकी जरूरत है। इस पर वेई को एक साल पहले की एक घटना याद आई। कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, जिससे उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। कभी विश्वविद्यालय का शीर्ष ताइची नेता रहा, वो अचानक खुद को ठीक से खड़ा भी नहीं कर पा रहा था। उसने गुप्त रूप से इलाज कराया था और हालांकि उसने चलने फिरने की क्षमता वापस पा ली थी। डॉक्टरों ने उन्हें सख्ती से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से मना कर दिया था। उन्हें दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने में समय लगेगा। हालांकि उन्होंने ये बात बी को नहीं बताई और बस इतना कहा कि वो कुछ समय के लिए अकेले और सब कुछ से दूर रहना चाहते हैं। यह समझते हुए कि वेई ने अपना मन बना लिया है, बी ने आगे दबाव नहीं डाला। कहीं और दो सीनियर लड़कियां, रुई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिया, एक पेंटिंग की प्रशंसा कर रही थीं। रुई ने टिप्पणी की कि पेंटिंग कितनी शानदार है। जिया भी उतनी ही हैरान थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले साल के छात्र ने ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाई है। जब उन्होंने नाम देखा तो वे और भी चकित हो गईं कि यह पियाओ हुआ का था। पियाओ, जिसने अभी विश्वविद्यालय में अपना पहला दिन शुरू किया था, परिसर में प्रदर्शित विभिन्न पेंटिंग की प्रशंसा कर रही थी। चूंकि उसने कला संकाय में दाखिला लिया था, इसलिए वो अपने दादाजी की तरह एक महान चित्रकार बनने की आकांक्षा रखती थी। जब उसने वो पेंटिंग देखी जिसे उसने अनजाने में जमा कर दिया था, तो वो रोमांचित हो गई जब तक कि उसने नाम नहीं पढ़ा। अपना नाम देखकर वो चौंक गई और सोचने लगी कि ये कैसे हुआ।
इससे पहले कि वो सब कुछ समझ पाती, कला शिक्षक आ गए और उसकी प्रशंसा करने लगे, यह घोषणा करते हुए कि उसकी पेंटिंग ने न केवल पूरे विश्वविद्यालय को चकित कर दिया है बल्कि विश्वविद्यालय के पेज पर भी ट्रेंड कर रही है। पियाओ को उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गलती से अपने भाई बहन का होमवर्क जमा कर दिया हो और उसे सबसे ज्यादा नंबर मिल गए हों। तभी उसे आखिरकार याद आया कि उसने गलती से अपने दादाजी की पेंटिंग जमा कर दी थी। रूही और जिया ने तुरंत उससे सवाल करना शुरू कर दिया। उन्हें संदेह था कि कोई जूनियर इतना शानदार कुछ बना सकता है। इससे पहले कि पियाओ सच्चाई कबूल कर पाती, शिक्षक ने उन्हें चुप करा दिया और उसका बचाव किया। हालांकि रूही इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने पियाओ से पूछा कि उसे यह बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। पियाओ हिचकिचाई, वो बहुत घबरा गई थी। उसकी घबराहट से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक लंबे विराम के बाद उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसने समझाया कि पेंटिंग में जो व्यक्ति है वो उसके दादाजी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी बचपन की यादों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसने उन्हें एक महान व्यक्ति बताया जिसने उसे बहुत प्यार किया। और बस ऐसे ही पियाओ खुद को एक गलतफहमी के बीच में पा गई जिससे उसे नहीं पता था कि कैसे निकला जाए। जैसे ही वो आंसू भरी आंखों से कमरे से निकली, शिक्षक ने नाटकीय रूप से आह भरी और टिप्पणी की कि वो कितने गहरे प्यार में होगी कि उसने इतनी सटीकता से पेंट किया। इस बीच शिक्षक रूही की ओर मुड़ी और पेंटिंग की तारीफ की, लेकिन एक मुस्कान के साथ जोड़ा कि ऐसा लगता है कि पियाओ जल्द ही उसकी जगह ले लेगी क्योंकि वो वर्तमान में नंबर 1 पर है। इससे निश्चित रूप से रूही का गुस्सा और बढ़ गया और उसकी दोस्त जिया भी उतनी ही नाराज दिख रही थी। एक अन्य संकाय में लड़कियों का एक समूह पढ़ाई कर रहा था जब शियाओ अचानक उठकर चली गई। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त पियाओ से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसने वेई के बारे में एक बातचीत सुनी। लड़कियां गपशप कर रही थीं कि सीनियर वेई पूरे 1 साल बाद विश्वविद्यालय लौट आया है और अब परिसर की हर लड़की उसे देखने के लिए उत्साहित है क्योंकि जाहिर तौर पर डिग्री से ज्यादा अच्छे लुक्स की कीमत है। इस बीच पेंटिंग क्लास में शिक्षक तकनीकों पर चर्चा कर रहा था जब शियाओ एक निंजा की तरह शिक्षक की नजरों से बचते हुए कमरे में घुस गई और आखिरकार अपनी सीट पर बैठ गई। वह तुरंत पियाओ की ओर झुकी और उसे बताया कि विश्वविद्यालय का सबसे मशहूर लड़का वापस आ गया है। पियाओ ने वेई की तस्वीर देखी लेकिन उसे पहचान नहीं पाई। हालांकि जब उसने शियाओ के जोर देने पर हैंडसम शब्द दोहराया तो शिक्षक ने स्पष्ट रूप से स्थिति को गलत समझते हुए गर्व से घोषणा की कि वो जन्म से ही हैंडसम था, लेकिन उसने कभी इस बारे में घमंड नहीं किया। उसने यह भी मजाक किया कि लड़कियां शायद सभी उससे गुप्त रूप से प्यार करती होंगी, इससे पहले कि वो ये जोड़ता कि वो छात्र शिक्षक संबंधों के सख्त खिलाफ है। पियाओ और शियाओ तुरंत चुप हो गईं, यह महसूस करते हुए कि उनकी मासूम बातचीत को पूरी तरह से गलत समझा गया था। वेई का नाम अचानक पियाओ के दिमाग में कौंधा। उसे याद आया कि उसने इसे एक कागज के टुकड़े पर पढ़ा था जो शायद उस शांत लड़के का था जिसने कभी उसे उसका रास्ता दिखाया था। इसका मतलब था कि वो शांत रहस्यमय लड़का असल में वेई था। क्लास के बाद पियाओ ने शियाओ को बताया कि कैसे हर कोई गलती से उसके दादाजी की पेंटिंग को उसकी अपनी मान रहा था। शियाओ ने समझदारी से सुझाव दिया कि उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन पियाओ को डर था कि उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, इसलिए उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। ब्रेक के बाद पियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ट्रे में बहुत सारा खाना भर लिया। शियाओ ने व्यंजनों के पहाड़ को देखकर भौहें चढ़ाईं और पूछा कि क्या वो सच में ये सब खा सकती है। पियाओ ने बिना रुके आत्मविश्वास से घोषणा की कि वो बिल्कुल खा सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अच्छे भोजन के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इस बीच पेंटिंग शिक्षक ने पियाओ को फोन करके बताया कि किसी ने उसकी पेंटिंग खराब कर दी है। उन्होंने समझाया कि उन्होंने इसे आगामी कला प्रदर्शनी के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी और अब उन्होंने उससे ठीक वैसी ही पेंटिंग दोबारा बनाने का अनुरोध किया। पियाओ चौंक गई, न केवल इसलिए कि किसी ने पेंटिंग में तोड़फोड़ की थी, बल्कि इसलिए भी कि उसने वो पेंटिंग बनाई ही नहीं थी। वो ऐसी चीज को कैसे दोबारा बना सकती थी जो उसने कभी बनाई ही नहीं थी। हालांकि शिक्षक के काफी अनुरोध करने के बाद उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात पियाओ अपने अजीब कमरे में पूरी तरह से तनावग्रस्त लेटी थी। वो एक नई पेंटिंग कैसे बनाएगी? तभी उसे एक विचार आया, क्यों न अपने दादाजी के संग्रह से दूसरी पेंटिंग ले ली जाए। एकमात्र समस्या शिक्षक से छिपकर बाहर निकलना था, उसे सबक सिखाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो कभी भी ताइची संकाय में वापस न आए, ताकि उनका बॉक्सिंग संकाय अपना नंबर 1 स्थान बनाए रख सके। ताइची एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है जो गुप्त रूप से केवल कुछ चुनिंदा लोगों को सिखाई जाती है और बहुत शक्तिशाली है। इस बीच शियाओ अपने कमरे में लौट आई और दूसरी ओर पियाओ के गायब होने का एहसास होने पर शियाओ घबरा गई। पियाओ इस बीच विश्वविद्यालय की दीवार सफलतापूर्वक कूद गई थी और गर्व से घोषणा कर रही थी कि वो केवल अपने नियमों का पालन करती है। उसी समय वे भी हाथ में एक कागज का टुकड़ा लेकर चल रहा था जब उसे अचानक 10 लड़कों ने घेर लिया। वे खतरनाक तरीके से मुस्कुराए और उससे कहा कि उन्हें आखिरी बार लड़े हुए बहुत समय हो गया है, तो क्यों न थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। पियाओ, जो संयोग से उधर से गुजर रही थी, वेई को तुरंत पहचान कर वहीं रुक गई।
जैसे ही लड़के वेई की ओर बढ़े, उसने बस कागज को अपने हाथों से फिसलने दिया और उसी पल वे सभी डर से जम गए, क्योंकि जैसा कि पता चला, वेई एक महान योद्धा था, ऐसा योद्धा जिससे बुरे सपने भी डरते थे। वेई ने लापरवाही से अनुरोध किया कि वे उसके चेहरे पर न मारे, इससे पहले कि वो नाटकीय रूप से नीचे बैठ जाए, जैसे कि पिटने की तैयारी कर रहा हो। पियाओ अब पूरी तरह से भ्रमित समझ गई कि वेई मुसीबत में है। जैसे ही लड़के हमला करने वाले थे, अचानक एक पुलिस सायरन की आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। ये बाद में ही वेई को पता चला कि सायरन पियाओ के फोन से आया था। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा जब उसने एक सुपर हीरो की तरह नाटकीय रूप से अपनी उपस्थिति की घोषणा की। हालांकि वेई अपने स्वभाव के अनुसार उसे धन्यवाद देने या उसकी ओर देखने की भी परवाह नहीं की। नाराज पियाओ ने कम से कम धन्यवाद की मांग की, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, गुंडे वापस आ गए। घबराकर पियाओ ने स्वाभाविक रूप से वेई के पीछे छिप गई। जब उसने उसे हटने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर एक ऐसे कदम में जिसने सभी को चौंका दिया, उसने वेई की शर्ट फाड़ दी और उसका इस्तेमाल खुद को छिपाने के लिए किया, साहसपूर्वक घोषणा करते हुए कि कोई भी इस कमजोर लड़के को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो अब उसकी सुरक्षा में है। वे अवाक रह गया। वो और कमजोर? हालांकि जब एक गुंडे ने पियाओ पर हमला किया तो उसने आसानी से चकमा दिया और एक परफेक्ट ताइची मुद्रा के साथ पलटवार किया। समूह ने सदमे में देखा, क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को निर्दोष रूप से हराया। उसकी हर चाल सटीक, शक्तिशाली और सहज थी। वे केवल अविश्वास से घूरता रह गया। ये लड़की कौन थी जिसने ताइची में इतनी महारत हासिल कर ली थी? ये महसूस करते हुए कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं थे, गुंडों ने एक साथ हमला करने का फैसला किया, लेकिन पियाओ ने अकेले ही उन सभी को हरा दिया। किसी को पता नहीं था कि उसे गुप्त रूप से उसके दादाजी ने ताइची की ट्रेनिंग दी थी और उसे अपनी कला दिखाने से मना किया गया था। हालांकि वेई की रक्षा करने के लिए उसके पास अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही आखिरी लड़के ने छिपकर हमला करने की कोशिश की, वेई ने आखिरकार हस्तक्षेप किया और उसे तेजी से नीचे गिरा दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में पियाओ का मुखौटा गिर गया और उसका चेहरा दिख गया। वेई उसे घूरता रहा, स्पष्ट रूप से उत्सुक, शायद प्रभावित भी। जैसे ही पियाओ ने वेई का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया, उसने लापरवाही से उल्लेख किया कि वो केवल उसे बचा रही थी, क्योंकि उसे अपनी पेंटिंग के लिए घर जाना था। वेई अभी भी उस हंगामे से उबर रहा था, ने पूछा कि वो अपनी फटी हुई शर्ट का क्या करेगा। बिना किसी परवाह के पियाओ ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसे दूसरी शर्ट देगी और उसने वेई को एक शर्ट दी। उसने उत्सुकता से पूछा कि वो विश्वविद्यालय से बाहर कैसे निकल पाई, जबकि ताइची संकाय के छात्रों को सप्ताह के दिनों में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मुस्कुराते हुए पियाओ ने खुलासा किया कि वो ताइची की छात्रा बिल्कुल नहीं थी। वे अब और भी उत्सुक होकर ने पूछा कि क्या वो ताइची की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गई थी। पियाओ उसके अनगिनत सवालों से चिढ़कर उस पर भड़क उठी और कहा कि वो अपने काम से काम रखे, शर्ट पहने और चला जाए। जैसे ही वो चला गया, वेई ने मन ही मन सोचा कि वो काफी रूखी थी, जबकि पियाओ उसे जाते हुए देखकर सोच रही थी कि वो